तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या था और उसमें कुछ खामियां थी जिसको सुधारने के लिए लाया गया अमेंडिंग एक्ट इन 1781। सबसे जो बड़ी खामी निकल के आई कि जो जुडिशियरी था उसके ओवर आर्किंग अथॉरिटी को लिमिट करना था, कि वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है नॉर्मल ऑपरेशंस में। जैसे कि जो जुडिशियरी है और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उन दोनों के बीच में अक्सर मतभेद हो रहा था। मतलब जो गवर्नर जनरल का काउंसिल है, गवर्नर जनरल उसके काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में अक्सर मतभेद हो रहा है। एक वो प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व करना था। दूसरा, जो रेवेन्यू कलेक्शन के मैटर्स थे उस पर भी केसेस लोग जाकर रजिस्टर कर रहे थे कि ये गैर कानूनी तरीके से हम लोग से कर वसूल कर रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं। तो उसको में भी जुडिशियल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। उसका जो कंपनी के हायर ऑफिशियल्स थे उन पर भी बहुत सारे केसेस आने लगे और गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर्स पर भी केसेस आने लगे। तो उनको इम्यूनिटी था ही नहीं इसमें, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का अथॉरिटी चल रहा था। उसको नेटिव कस्टम्स जो थे, जैसे कि हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, उन लोगों को सेम लॉ से ट्रीट किया जा रहा था। तो नेटिव कस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रॉब्लम्स आ रहा था। इन सब को लेके जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठा था लंदन में, वो पहुंचा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रिजॉल्व कीजिए। तो वो एक टॉशेट कमेटी करके बनाते हैं 1777 में और एक रिकमेंडेशन देता है कमेटी, उसी को बोलते हैं एक्ट ऑफ 1781। इसको दूसरा नाम है सेटलमेंट एक्ट भी बोलते हैं। अब इसके प्रोविजंस क्या है वो देख लेते हैं एक एक करके, कि ये गवर्नर जनरल उसके जो काउंसिल के मेंबर्स हैं उनको एग्जेम्प्ट कर देता है फॉर द ऑफिशियल कैपेसिटी। मतलब जो ऑफिशियल कैपेसिटी में डिसीजंस लेंगे उसके लिए उन पर केस नहीं हो सकता है। वैसे ही कंपनी सर्वेंट्स जो हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स हैं ऑफिशियल्स, उन पर भी जो ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई डिसीजन लेंगे तो उस पर कोई केस नहीं होगा। उनको सुप्रीम कोर्ट के पर्व्यू से उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद जो रेवेन्यू मैटर्स है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। रेवेन्यू मैटर्स पर कोई केस नहीं चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। पर्सनल लॉ डिपेंडेंट्स को प्रमोट किया गया कि जो मुसलमान है उसको मोहम्मद लॉ से ट्रीटमेंट किया जाएगा, डिक्लेरेशन दिया जाएगा। जो हिंदू है उसको हिंदू लॉ से किया जाएगा। मतलब दोनों को अलग अलग कस्टम्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स होंगे ना, जो प्रोविंशियल कोर्ट से अगर कोई अपील जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट ना जाकर के गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाएगा। तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट की पावर को रेस्ट्रिक्ट किया। उसका जो गवर्नर जनरल काउंसिल होगा वो रेगुलेशंस बना सकता है, किसके लिए? प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के लिए। ये अथॉरिटी इनको दिया गया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दिया गया। तो ये सारे इसके प्रोविजंस थे। अब 1784 में एक दूसरा एक्ट आता है, इसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। और ये जो पिट है, ये विलियम पिट वहाँ पे उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, इसीलिए इसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। और इसका जो पर्पस था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इज हैविंग द अल्टीमेट कंट्रोल अंटिल 1858। हमें देखा जाएगा कि इस एक्ट में पहली बार ये कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर अल्टीमेट कंट्रोल किसका है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। तो इसीलिए इस एक्ट को लाया ही गया। अब इसका रीजन देखा जाए तो हम देखते हैं कि 1775 से लेकर के 83 तक चला अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और यहाँ पे ब्रिटेन लॉस्ट द कॉलोनी ऑफ अमेरिका। तो दो इंपॉर्टेंट कॉलोनीज थी इनकी उस टाइम पे, एक थी ब्रिटेन, एक थी अमेरिका, और दूसरा था इंडिया। तो इनको ऐसा लगने लगा कि जो पहले हम अमेरिका को कंट्रोल कर पा रहे थे, एक ऐसा दिन ना हो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कल को हमसे बगावत करते तो बोले कि इंडिया तो मेरा, आपका है ही नहीं। तो इसीलिए इस एक्ट को लाया गया कि नहीं, इंडिया तो मेरा ही है। उसको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कुछ डिफेक्ट्स था, उसको फिर से रेक्टिफाई करना था और डायरेक्ट और क्लोज सुपरविजन लाना था गवर्नमेंट का, किस पर? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। उसके लिए उन्होंने एक बॉडी बनाई जिसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, BOC। और इसमें 6 कमिश्नर्स थे जो किसको रिप्रेजेंट करते थे? ब्रिटिश क्राउन को। तो इन्होंने एक नई बॉडी बना दी। ये बॉडी कहाँ बनी? ये भी बनी लंदन में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे थे लंदन में। तो ये दोनों अब एक नई बॉडी बन गई, एक नई ऑफिस बन गया इनका, जो क्या रेगुलेट करेगा? इनके पॉलिटिकल फंक्शंस को रेगुलेट करेगा। हम आगे भी देखेंगे। तो और ये भी देखा गया कि बहुत सारा कन्फ्लिक्ट हो रहा था गवर्नर जनरल में, उसके काउंसिल में और सुप्रीम कोर्ट में। तो इस एक्ट के और इसके थोड़े से अमेंडमेंट में देखा गया कि जो पहले 4 मेंबर बने थे ना, उसको 4 से घटा के 3 कर दिया गया और वीटो पावर दिया गया गवर्नर जनरल को 1786 के अंदर। उसके बाद जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो भी बहुत ज़्यादा करप्शन करे थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे ही वो अपॉइंट होंगे, अपॉइंट होने के कुछ साल के बाद उनको सारी प्रॉपर्टी होल्डिंग्स डिक्लेयर करनी पड़ेगी, उनके पास क्या क्या है, कितना है, ताकि अगर वो ब्राइबरी में इन्वॉल्व हैं या घूस ले रहे हैं, कमा रहे हैं पैसे ज़्यादा गैर कानूनी तरीके से, करप्शन में इन्वॉल्व हैं, तो उसे हम देख सकें, रिव्यू कर सकें। अब इसके फीचर्स क्या क्या थे? पहला फीचर ये था कि जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस था उसको सेपरेट किया गया। कमर्शियल फंक्शंस मतलब जो ट्रेड करेगा वो करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रेगुलेट करेगा कि कैसे, कहाँ से ट्रेड करना चाहिए, कितना एक्सपोर्ट करना चाहिए, कितना इंपोर्ट करना चाहिए, वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा। पॉलिटिकल फंक्शंस जैसे कि सिविल,
जस्टिस हो गया, न्याय वगैरह तो देखेगा, पॉलिटिकल फंक्शन बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। मिलिट्री, आर्मी से लड़ाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किससे लड़ाई करना चाहिए, कहाँ पे कितना स्ट्रेटेजिकली में प्लेस करना चाहिए, युद्ध वगैरह कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। और रेवेन्यू कलेक्शंस, टैक्स कलेक्शंस कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। मतलब ये सिर्फ कमर्शियल काम करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और सारा पॉलिटिकल काम कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। और यहाँ से यार सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद इस एक्ट में पहली बार जो इंडियन टेरिटरी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो टेरिटरी कब्जा कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसको बोला गया ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। मतलब वो ब्रिटेन का पोजीशन है इंडिया में और ईस्ट इंडिया कंपनी बस उसका देख रेख कर रहा है। और 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो आता है हमारे यहाँ 86 में एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन है वो पहले ही अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में हार गया है इन द सीज ऑफ हुयकटाउन 1781 में, और वहाँ पे अपने आप को सरेंडर करने के बाद वो ब्रिटेन लौटता है 1782 में। उसके बाद 2 साल तक उस पर केसेस वगैरह चलता है, वो सस्पेंड कर दिया जाता है, और फाइनली 1786 में वो गवर्नमेंट मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोजीशन, नॉट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोजीशन एक्सेप्ट करता है ऑन 2 कंडीशंस। वो कहता है 2 कंडीशन, पहला क्या, मैं काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड कर सकता हूँ मेरा मन स्पेशल केसेस में, और दूसरा मैं ही रहूंगा कमांडर इन चीफ। अब इन 2 प्रोविजंस को लाने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट में एक एक्ट लाया गया इन द 1786, और उसी को कॉर्नवालिस। तो अभी तक हमने एक्ट ऑफ 1786 तक पढ़ लिया है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए आया था ताकि उनको गवर्नर जनरल का पोजीशन मिल सके। ठीक है। उसके बाद आता है 1793 में चार्टर एक्ट, और एक नहीं आता है, हर 20 साल के बाद देखेंगे कि 4 चार्टर एक्ट्स आते हैं। 93 में आएगा, फिर 1813 में आएगा, फिर 1833 में आएगा, और लास्ट 1853 में आएगा। ठीक है। उन चारों को अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चार्टर एक्ट, जो पहला चार्टर एक्ट आया था वो क्या आया था, चार्टर इनको मिला था कि इनके पास मोनोपोलिस्टिक राइट रहेगा, ट्रेड मोनोपोली रहेगा इनके पास, कि सिर्फ यही ईस्ट इंडिया कंपनी ही की इकलौती कंपनी है जो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती है। उसी पावर को 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है इसमें। उसके बाद जो ओवरराइडिंग पावर्स मिला था लॉर्ड कॉर्नवालिस को, इसको फ्यूचर के सारे गवर्नर जनरल और गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी को मिल जाता है। उसके बाद जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी रहता है उसके कुछ और भी पावर्स गवर्नर जनरल को दे दिया जाता है। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के मेंबर्स थे और जो स्टाफ थे उसके, जो कि लंदन में बैठते थे, कहाँ बैठते थे, लंदन में बैठते थे। अब उन लोगों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो हमने ऑफिस क्रिएट किया है ना, ये तो इंडियन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को मॉनिटर करने के लिए किया है, तो ये पैसे इसको कहाँ से मिलेंगे, तो इंडियन रेवेन्यू से जो कलेक्ट होगा ना उससे इनको पेमेंट मिलेगा। तो ये एक मेजर चीज है कि यहां से इंडियन रेवेन्यू से पेमेंट शुरू हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स और उनके स्टाफ को। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813 में, फिर से 20 साल के लिए बढ़ता तो है, लेकिन इस बार बाकी सारे ट्रेडिंग राइट्स जो है वो अबॉलिश कर दिया जाता है, एक्सेप्ट टी और चाइना के साथ ट्रेडिंग का अलाउ किया जाता है, बाकी सब खत्म। उसके बाद इस दौरान जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको अलाउ किया जाता है कि आप इंडिया में आए और इंडियन पीपल को एनलाइटन करें, साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दें यहाँ पे इंडिया के अंदर। उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट है वो टैक्स इंपोज कर सकता है, और अगर टैक्स पेमेंट नहीं हुआ तो उन लोगों को पनिशमेंट दे सकता है। ये कुछ प्रोविजंस आया 1813 में। मेनली क्या हुआ, ट्रेड मोनोपोली को अबॉलिश कर दिया गया, ये मेन प्रावधान है। उसको कभी कभी ये भी पूछा गया है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को कब अलाउ किया गया और वेस्टर्न एजुकेशन कब स्प्रेड किया गया, तो ये भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 1813 में हुआ है। इसके बाद आता है 1833, दूसरा चार्टर एक्ट। अब इसमें कंप्लीट एबॉलिशमेंट होता है। अब लेकिन इसमें एक और चेंज है, क्या चेंज है वो, कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये क्लियरली इंडिकेट क्या करता है कि ही विल बी द सुप्रीम। तो उनको सारे सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दिए गए। उसके साथ साथ उनको लेजिस्लेटिव पावर्स दिए गए, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर द इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी जो ब्रिटिश के कंट्रोल में है उस पर पूरा एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स मिल गया, मतलब पहले जो थोड़े मोरे पावर्स बॉम्बे और मद्रास के पास थे वो भी इनसे छीन लिए। ठीक है। और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। अब एक और इसमें प्रावधान आया कि 1833 से पहले जो कानून आया उसको बोला गया रेगुलेशंस, और इसके बाद जो भी ये इस कानून के अंदर जो आएगा उसके बाद जो उसको बोला जाएगा एक्ट्स। ठीक है। ये बस छोटा सा डिफरेंशिएशन है। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी था अभी तक वो कमर्शियल की तरह काम कर रहा था, अब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह जाएगा, उसका सारे कमर्शियल फंक्शंस को सीज कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और साथ ही साथ 1813 में एक अटेम्प्ट होता है, आई मीन 1833 में एक अटेम्प्ट होता है कि एक ओपन कंपटीशन किया जाए फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, लेकिन जो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता है लंदन में बैठा हुआ वो इसे अपोज करता है, और ये प्रावधान कभी आता ही नहीं है। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि लास्ट चार्टर एक्ट आता है 1853 में, और इसके बाद हमें पता है कि 1857 में सिपॉय म्यूटिनी होता है, और 1858 से ब्रिटिश क्राउन आ जाता है जहां पे वायसराय के थ्रू वो रूल करता है। वो सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है।
तो यहाँ पे देखो कि 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल बन जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है बन जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। और इन 1853 अब हम लोग पढ़ेंगे। तो 1853 में पहली बार एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अलग अलग देखा गया कि जो काउंसिल है गवर्नर जनरल का उसके पास दो काम है। एक तो एग्जीक्यूटिव का काम है, मतलब लॉ को इंप्लीमेंट करवाना, और दूसरा काम है लॉ बनाना। तो लॉ बनाना एक सेपरेट फंक्शन है, ऐसा देखा गया पहली बार। ये देखा गया तो 6 नए मेंबर्स लाए गए, और 6 में से 4 जो थे वो इंडियंस थे। उसमें एक मद्रास से निकले, एक आगरा से निकले, एक बॉम्बे से निकले और एक बंगाल से निकले। ठीक है। और इन्हें बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। तो अब ये जो काउंसलर्स बने 6 लोगों का नया मेंबर, उनको बोला गया गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया, इसी को बोला गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसी को बोला गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करता था। साथ ही साथ इन्होंने जो ओपन सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन था ना, ओपन कंपटीशन सिस्टम, वो निकाल दिया फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है। और इसके लिए एक मैकुले कमेटी का ये गठन हुई 1854 में। 53 में ये रूल आया, 54 में इस मैकुले कमेटी का इंट्रोडक्शन हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है। उसके साथ ही साथ हर बार जो 20 साल एक्सटेंड कर रहे थे ना, लिख के 20 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है, इस बार कंपनी रूल एक्सटेंड तो किया गया बट विदाउट स्पेसिफाइंग एनी पीरियड। मतलब इन्होंने कोई पीरियड मेंशन नहीं किया, ये और ये क्लियरली बताता है कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी वक्त जो कंपनी रूल है उसे खत्म कर सकती है, कंपनी को डाइल्यूट कर सकती है। और वही होता है 1858 के अंदर, जब 1857 में सिपा म्यूटिनी होता है, सारा ब्लेम इनके ऊपर डाल करके, और ब्रिटिश क्राउन वायसराय के थ्रू रूल करता है कि अब सारा टेरिटरी पे हमारा कानून है, आपका नहीं है। सो हियर एंड्स द कंपनी रूल। और इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे क्राउन रूल। ठीक है।